नमस्कार दोस्तों, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? अगर एलियंस सच में मौजूद हैं, तो क्या उनके मन में भी ऐसे ही सवाल आते होंगे? कहीं वो भी तो नहीं सोच रहे हैं कि इस यूनिवर्स में वो अकेले नहीं हैं? इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि हम एलियंस को किसी तरह से संदेश भेज सकें। ये साल 1987 की बात है, जब नासा ने अपना वॉयेजर एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। इसका मिशन क्लियर था, हमारे सोलर सिस्टम की खोज को बाहरी ग्रहों तक बढ़ाना और शायद उससे भी आगे तक। सिंपल भाषा में कहें तो यह एक इंटरस्टेलर मिशन था। आज तक वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो ही ऐसे दो स्पेसक्राफ्ट हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं। इनकी यात्रा बहुत लंबी थी। वॉयेजर 1 ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की अद्भुत फोटोज भेजी। वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपच्यून के पास गया है, और वॉयेजर 1 का सफर इतना लंबा रहा है कि ऑफिशियली यह धरती से सबसे दूर पहुंचने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। अक्टूबर 2024 तक यह 24.7 अरब किलोमीटर दूर है। इन दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस उस उम्मीद से भेजे गए हैं कि शायद कभी हमारी मुलाकात एलियंस से हो और इन संदेशों के जरिए हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सकें। वॉयेजर मिशन की पूरी कहानी ये साल 1965 की बात है, जब नासा के एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक बड़ी ही अनोखी ज्योमेट्री अरेंजमेंट में आ जाएंगे। ये अरेंजमेंट 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इसका मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन चारों ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर बहुत कम फ्यूल और समय इस्तेमाल करते हुए इनके पास से गुजर जाए। इसी के आधार पर नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के प्लान्स बनाए और 1987 को इन्हें लॉन्च करने का साल चुना। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की यात्रा वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, खासकर सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए। दूसरी तरफ वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के डिजाइन एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। दोनों ही 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTGs द्वारा पावर्ड थे। इनमें कोई सोलर पैनल नहीं लगे थे, क्योंकि मार्स और जुपिटर को पार करते ही सोलर एनर्जी काफी हद तक यूजलेस हो जाती है। इनका मिशन तो सोलर सिस्टम को पार करना था, इसलिए ये डिवाइसेस प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव डीके से पावर्ड हैं। इनमें 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, जिनमें 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर और हाई गेन एंटीना शामिल थे। वॉयेजर 2 का लॉन्च 20 अगस्त 1987 को हुआ और वॉयेजर 1 का 5 सितंबर 1987 को। दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए, लेकिन वॉयेजर 1 ने जुपिटर तक पहुंचने में कम समय लिया। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आयो मून की एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी की खोज की। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी और ग्रह पर एक्टिव वोल्केनो को देखा। वॉयेजर 1 के जुपिटर पहुंचने से पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास 13 मून्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये 16 तक बढ़ गए हैं। आज हमने 95 अलग अलग चांद डिस्कवर कर लिए हैं। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के पास भी 3 नए मून्स की खोज की, एटलस, प्रोमेथियस और पेंडोरा। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, धरती के अलावा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां लिक्विड स्टेट में पानी मौजूद है। इसी कारण कई साइंस फिक्शन मूवीज इस पर बनी हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के रास्ते अलग अलग हो गए। वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून की ओर बढ़ा, जबकि वॉयेजर 1 एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर ऊपर उठ गया। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया। यह पहली बार था जब मानव निर्मित कोई चीज सोलर सिस्टम की सरहदें पार कर गई। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में एलियंस के लिए संदेश भेजे गए हैं। ये संदेश पायनियर 10 और 11 में भी भेजे गए थे, लेकिन वॉयेजर मिशन में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ज्यादा डिटेल में भेजे गए हैं। इनमें 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क्स हैं, जिनमें आवाजें और इमेजेस दोनों शामिल हैं। इनमें 115 इमेजेस 55 अलग अलग भाषाओं में, ग्रीटिंग्स, 28 म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स और प्राकृतिक आवाजें हैं। इन संदेशों को डिकोड करने के लिए एलियंस को इन डिस्क्स को समझना होगा। इसके लिए डायग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, लेकिन ये कितना आसान होगा ये तो समय ही बताएगा। वॉयेजर मिशन ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं।
और यह अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ रहा है। यह सवाल अभी भी खुला है कि क्या यह कभी किसी एलियन तक पहुंच पाएगा, और अगर पहुंच गया तो क्या वो इसे समझ पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं।